हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन ने नेक्स्ट क्लास में 1857 की क्रांति खत्म कर दी थी। तो आज अपन पढ़ेंगे किसान आंदोलन। टॉपिक लगाइए, हेडिंग लगाइए किसान आंदोलन। तो राजस्थान में सबसे पहला किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो लिखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मेवाड़ में। मेवाड़ में किन्होंने करा था किसान आंदोलन? तो कहाँ हुआ था? खालसा क्षेत्र के जाट किसानों ने। कहां से हुआ था? तो लिखिए, मात्र कुंडिया। कहाँ है? भासमी तहसील, चित्तौड़। तो कब हुआ था? तो लिखिए, 22 जून से जुलाई 1857। कहाँ हुआ था? मेवाड़ में हुआ था। कब हुआ था? तो लिखिए, तारीख 22 जून से जुलाई 1880 ईस्वी में। कब हुआ था? 22 जून से जुलाई 1880 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो मात्र कुंडिया, काश्मी तहसील, चित्तौड़। किसने कहा था? तो खालसा क्षेत्र के जाट किसानों ने। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन। और पूछे राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, तो बिजोलिया। हेडिंग लगाइए, बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए, बिजोलिया वर्तमान में कहाँ आता है? भीलवाड़ा। कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। फिर लिखिए, मेवाड़ के प्रथम श्रेणी ठिकाना। तो मेवाड़ में इनकम के बेसिस पर ठिकाना को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। तो सबसे ज्यादा इनकम होगी वो प्रथम श्रेणी में, उससे कम वो सेकंड श्रेणी में, और सबसे कम जिसकी इनकम वो तृतीय श्रेणी में। तो ऐसे कोई प्रथम श्रेणी में 16 ठिकाने थे। सबसे बड़ा था कौन सा था? सलूंगर। 16 सबसे छोटा कौन सा था? देवगढ़। और एक कौन सा था? बिजोलिया, जहां किसान आंदोलन हुआ था। हाँ, बिजोलिया में। तो अपन बात करें 16 कौन कौन से ठिकाने थे। तो एक लाइन है, तरण झाला, तरण पूर्बिया, तरण झाला, तरण पूर्बिया, चुंडावत, बड़े चार, 2 सत्तावत, 2 राकट, एक सारंग, एक परमान। ये 3 झालाओं के
ત્રણ ઝાલા, ત્રણ પૂર્બિયા છવાનો के, चार सत्तावतो के, दो राठौड़ों के और एक सांग विवेक परमार। एक टोटल कौन कितने ठिकाने थे? 16। कितने थे? 16। लिख दीजिए कोष्टक में कुल 16। फिर आगे देखते हैं। तो बाबर और सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध था? खानवा का। तो खानवा से एक आदमी लड़ने आया था, उसका नाम था अशोक परमार। कहां से आया था? जुगनेर से। तो जुगनेर का है वर्तमान में यूपी, और पहले देखे तो भरतपुर में। तो लिखे खानवा के युद्ध में कहां से आया था? जुगनेर। कौन आया था? अशोक परमार। जिसको जागीर दी थी सांगा, उससे प्रभावित होकर उसको जागीर दी थी ऊपर माल की जागीर। कौन से दी थी? ऊपर माल की जागीर। और इसका हेडक्वार्टर था वो कहा था? बिजोलिया। मतलब इस इलाके को ऊपर माल की जागीर कहते हैं। अपन जोग्राफी पढ़ते ऊपर माल का पता, तो वही है। जैसे अपन की राजस्थान, जो राजस्थान है, तो राजस्थान को कौन रिप्रेजेंट करता है? जयपुर। वैसे कहते महाराष्ट्र को कौन रिप्रेजेंट करता है? बम्बई। तो ऊपर माल की जागीर का हेडक्वार्टर कहा था? बिजोलिया। ये लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर अपन आगे चलते हैं। फिर अपन देखेंगे उस टाइम बिजोलिया की तत्कालीन स्थिति क्या थी। देखिए तत्कालीन स्थिति। तो बिजोलिया का उस टाइम क्षेत्रफल कितना था? 256 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसमें गांव कितने आते थे? 79। फिर देखते हैं खालसा भूमि इधर कितनी थी, जो डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में थी, तो 13%। बात करें जागीरी भूमि कितनी थी इधर, कितनी? 87। और बात करें 1931 जनसंख्या के अनुसार, यहाँ टोटल कितने किसान थे? 10,000। कितने थे? 10,000। कितने थे? 10,000। जिसमें से 15, सॉरी 15,000 किसान थे। कितने थे? जिसमें से 10,000 किसान ऑल ओवर थे, जैसे राजपूत जाति के, भील जाति के, टोटल थे। और 5,000 किसान कौन थे? काकड़ जाति के। देखिए फिर लिखिए प्राचीन नाम।
तो उपरमाल का प्राचीन नाम क्या था? कुसमांद्री। और बिजुलिया का प्राचीन नाम क्या था? विजयवल्ली। देखिए, फिर लिखिए, यह रियासत ग्वालियर रियासत के साथ सीमा साझा करते थे। सीमा इधर ग्वालियर के और ऊपर टोंक की साइड। टोंक इतना इंपॉर्टेंट है जितना ग्वालियर है। भाई यहाँ बिजोलिया में किसान आंदोलन चल रहा है, सबको पता है, पता सबको है। अब बात यूं थी, बिजोलिया में किसान आंदोलन हो रहा है, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो तारबंदी को कहा चले जाएंगे? ग्वालियर। और चले जाएंगे ग्वालियर। टैक्स तो अपने बिजोलिया में भी देना है और ग्वालियर में देना है, टैक्स देना है ना, कहीं भी दे देंगे। लेकिन यहाँ राकट जाति के फिर किसानों ने आंदोलन करा था। तो दिक्कत देखिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। उस टाइम मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के शासक तो कौन थे पहले? फतेह सिंह जी। और बाद में कौन हुए? भूपाल सिंह। तो लिखिए पहले बाद में भूपाल सिंह। शुरुआत में फतेह सिंह जी थे, बाद में भूपाल सिंह जी। फिर लिखिए बिजोलिया के सामंत। सामंत कौन कौन से, कौन कौन हुए? तो पहले कृष्ण सिंह जी, फिर बीच में फतेह सिंह, और लास्ट में कौन था? केसर सिंह या केसरी सिंह। देखिए इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लिखिए समयकाल। तो 1897 ईस्वी से 1941
ईस्वी तक। ये आंदोलन 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में। तो लगाइए हेडिंग, प्रथम चरण, फिर द्वितीय चरण, फिर लास्ट में तृतीय चरण। तो प्रथम चरण कब हुआ? 1897 से 1915। फिर द्वितीय चरण 1915 से 1923। फिर तृतीय चरण 1923 से 1941। ठीक है, कोई दिक्कत? तो प्रथम चरण क्रांति का उदय काल था। क्या था? क्रांति का उदय काल। क्रांति स्टार्टिंग हुई थी और इसमें मतलब सब लोकल लीडर थे, स्थानीय नेता, कोई बाहर का नहीं था, लेकिन स्थानीय नेता। फिर अपन बात करें सेकंड चरण में, ये क्रांति का चरम काल था, मतलब क्रांति इधर उभरी थी। और जो बहुत सारे अपन को राष्ट्रीय नेता का इन्वॉल्वमेंट दिखा था, जैसे विजय सिंह प्रतीक हुए, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। और एक तृतीय चरण क्रांति का पतन का काल था। देखिए, फिर लिखिए कारण। तो कारण पहला, 84 टाइप टैक्स, 84 प्रकार के कर। फिर दूसरा, उच्च भू राजस्व, आइलैंड रेवेन्यू। फिर चौथा, बेगार। और चौथा कौन सा था? लाटा खुंता। तो समझिए, 84 प्रकार का था। पहले अभी अपने जीएसटी आ गया है, अभी अपने जीएसटी लगता है, आज अलग अलग फील्ड पर अलग अलग टैक्स लगता है। तो अपन जिस फील्ड में आते हैं वहां टैक्स देते हैं, जिस फील्ड में अपना जहाँ काम होता है वहां, जैसे अपन स्टेशनरी पर गए वहां टैक्स है, कभी होटल में खाना खा लिया तो वहां जो टैक्स लगा उसको टैक्स दे दिया। यानी पर 84 प्रकार पूरे नहीं लगते थे, लेकिन एक बार रियासत पर दबाव लगाना ना, तो बोल दिया कि 84 प्रकार के मात्र कर लगते हैं। कितने लगते? 84 प्रकार के। फिर ये कुछ भू राजस्व, उस भू राजस्व मतलब पहले 1/5 था, फिर उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 2/5। पहले कितना? 1/5 था, अब कितना कर दिया बढ़ा के? 2/5। मतलब आधा, पहले 20% था, कितना कर दिया? 40%। 20 से 40। अब अपन लोग बोल दे कि पेट्रोल के भाव आज 104 रुपए 76 पैसे है, कल बढ़ के कितने हुए? 108 रुपए 76 पैसे, 2 रुपए बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरे दिन कहते कि पेट्रोल के भाव 208 रुपए 76 पैसे, तो जनता सड़कों पर उतर जाए, जनता सड़कों पर उतर जाए, तो एकदम डबल कर दिया। तीसरा है बेकार। बेकार का मतलब होता है बिना पैसे दिए काम करवाना, उसे कहते हैं बेकार। बिना पैसे दिए काम करवाना उसे कहते हैं बेकार। मतलब बेकार आपको मैं समझाऊं, उदयपुर के आसपास के आप यहाँ कितने रहते हैं? मतलब उदयपुर से 40-50 किलोमीटर दूर, तो उनकी एक समस्या होगी कि वहां से ये भेज देना बस में, वो कर देना,
आज कोई हॉस्पिटल आया तो वहां जाना, वो बेचारा हॉस्पिटल जाएगा, वहां गांव का एक ज्ञानी आएगा जिसको आता कुछ नहीं होगा, आता कुछ नहीं होगा, लेकिन वो पूरा ज्ञान लेके जाएगा, पूरा ज्ञान लेके जाएगा, भले कानों में से सुना है तो भी सुनना पड़ेगा एक बार। वो सब क्या उसे कहता है बेगारी। अपने घरों में राबोड़ी वगैरह करते तो पास के आंटी जी की मम्मी बुलाते, एक चाय के कप में पूरे राबोड़ियां निबेड़ देती है और साथ में भैंस का भी दूल्हा भी भेजते हैं। ये होते बेगार। क्या होते बेगार। फिर लाटा खंडा। तो लाटा का मतलब क्या होता है तो बता सकता है। लाटा का मतलब फसल को काटा, फसल को काटने के बाद जो अपने यूज में आया हुआ प्रोडक्ट, तो मतलब अपने काम, फसल को काट दिया फिर जो अपने काम में आता है उसके बीच की प्रक्रिया को कहते हैं लाटा। क्या कहते हैं लाटा। और कुंता का मतलब होता है अंदाजा लगाना। देख लो अपने पूरी जिंदगी अंदाजे चल रही है, कभी देख पापा गैस की टंकी भराने आते तो पापा कहते रस्सी देना, तो कितनी कि 2 हाथ, ऐसे नहीं बोलते फिर 10 सेंटीमीटर वगैरह नहीं बोलते। अब घर पे अपन खाना बनाते तो मम्मी को पूछते मम्मी नमक कितना डालते हो, 2 चिमटी, मिर्ची 2 चिमटी, ऐसे बोलते कभी 10 ग्राम 20 ग्राम नमक, फिर बोलते देखा तब अंदाजे पर। तो जैसे ये मैं किसान हूँ, ये मेरा बॉल है, इधर मैंने तिल रखे रख दिए, फिर मेरे अधिकारी आएगा, हो जाएगा ये कूद के कितने ही है, हाँ इतने ही है, होगी 200 बोरी। कितने होगी 200 बोरी। अंदाजा लगा दिया 200 बोरी का। अब हुआ कितना 180। अंग्रेजों को कितना देना 80, अंग्रेजों को कितना 80 देना। तो अंग्रेज को तो इन हिसाब से देना है ना, तो इसके हिसाब से 40 हुआ 40%, और इसके हिसाब से कितना हुआ 45%। तो अपने तो लग तो ये रहा था ना। तो किसानों ने कहा अंदाजा लगाना बंद कर दीजिए, आप आए हाथों हाथ बोरी भरिए, जितना हो 200 हो 210 हो, हम आपको 40% देने के लिए तैयार है, हाथों हाथ लेके जाइए, अंदाजा लगाने वाला बंद कर दीजिए। एक कारण लिख दीजिए। तो कहते चवड़ी कर वगैरह, चवड़ी कर तलब, वो कारण में नहीं आते, वो कारण में कभी गिने जाएंगे। हाँ वो क्रांति बीच में भाई सामंतों ने जनता पर लगाए थे, लेकिन कारण तो जैसे 1857 की क्रांति पड़ी थी, अपन ने सब कारण देखे जो क्रांति के पहले हो रखे थे, न कि क्रांति के बाद वो नहीं लिखे थे। जो आंदोलन से पहले जो कारण हो ना वो कारण में आते, और वो सब बाकी परिणाम में आते। जो क्रांति के बाद होते या कुछ आंदोलन के बाद होते वो परिणाम में, और कारण जो क्रांति या आंदोलन से पहले होते उसे कारण में लिखते। ठीक है, फिर हेडिंग लगे प्रथम चरण। विजुअल का एक गांव था गिरधरपुरा। कौन सा गांव था। वहां एक किसान था, उसका नाम था गंगाराम जी राठौर। इनके फादर एक्सपायर हो गए थे, पिताजी। और वहां क्या था मौसर। मौसर का मतलब मृत्युपुर। क्या था मृत्युपुर। क्या था मृत्युपुर। अब मृत्युभुज में बैठते सब बातें करते, घर वाले तो बैठना ही पड़ेगा। लड़कियों को नहीं पता है कि लड़कियों का तो क्या काम रहता है, एक कोई दूसरे के साथ साउंड बेस मिलाए और एक साथ रोते और एक साथ बंद होते। आज तक उनका कोई लॉजिक पता नहीं चला कि क्या कारण है कि एक साथ रोते हैं एक साथ बंद होते। हाँ कोई होगा एक दो जो 10-5 मिनट ज्यादा रहेंगे क्योंकि ज्यादा रिश्ता टच में होगा, इसलिए बाकी सब एक साथ रोते और एक साथ बंद होते। बात है लड़के जो पूरे दिन बैठे ना वहां, तो उन गांव के एक दो होते जिनके चाय और बीड़ी का खर्चा वही से चलता है।
बैठे बातें करते, बीबीसी होता है, मतलब इधर से क्या कि कोई और लेके जाएगा उन बातों को। आपने भी देखा होगा कि कई अपने भी जाते हैं तो बात करते हैं, हाँ सोने का थोड़ा उदयपुर है, कोई कर रही है पढ़ाई कर रही है, तो बनना तो ये वो भी कोचिंग ही कौन जाना है। पापा आएंगे घर पे बोलेंगे ये बात ये हो रही है तेरी, कि आपको किसने बोला, क्योंकि वहां बैठने गया था। हाँ तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की और इजराइल और उस दिन के फैसले भी वहीं से होते हैं, मतलब मैटर कई लंबा खींचा जाता है। बैठे बैठे बात कर रहे थे और पार्ट ने रथ को रियासत की तरफ मोड़ दिया, पार्ट ने रथ को रियासत की तरफ मोड़ दिया। सब सब दिन अपने दुख करे, सब अपने अपने रोए, तो सूर्य से प्रकार को उठा रहता है, बेगार करवा देते हैं, उतवाते हैं, ये कोई अच्छा। तो वहां पर एक आदमी आया था, उसका नाम था साधु सीताराम दास। कौन आया था? साधु सीताराम दास, जो विजुअलिया में लाइब्रेरियन की नौकरी करते थे, 2400 घंटे किताबों के नीचे रहा करते थे। तो इन्होंने कहा किसानों से कि राजा से शिकायत करो, राजा से जाके मिलो। तो किसानों को तो यही पता था बाप बाप ही रहता है, इसके ऊपर कोई है नहीं। किसानों को यही पता था सामंत ही है, सामंत के ऊपर कोई है नहीं। किसानों ने बोला ऐसा भी होता है क्या, राजा भी है? क्योंकि हाँ, कहा तो उदयपुर जाना पड़ेगा, सही में मजाक तो नहीं कर रहा है। तो हाँ होता है, कल बाई की सौगंध, क्योंकि बाई की सौगंध उदयपुर में राजा है। यहाँ से दो आदमी को भेजा, कहाँ? उदयपुर। किसके साथ भेजा? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। दो को कहा भेजा? मेवाड़, महाराणा के पास। कहा गए? उदयपुर, फतेह सिंह जी के पास में जाके गए, बैठे, या राजा को बोला थोड़े ऐसे प्रकार कोई टैक्स लेता है क्या, बेकार करवा देते हैं, कुटवाते हैं, ये कोई बात होती है, हम कहाँ से दें? राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा ने एक आदमी को भेजा जिसका नाम था हामिद। क्या नाम था? हामिद। वही अमीना बैग वाला, चिमटे वाला। किसको भेजा? हामिद हुसैन, जांच कमेटी भेजी। और हामिद ने यहाँ के देखा, पूछा लोगों से कि बात सही है, कि हाँ सही है। फिर हामिद ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी कि किसान जेन्युइन है, किसान अपने रास्ते पर सही है। फिर तब तक टाइम आया था 1899 का। 1899 छप्पन अकाल पड़ता है। कौन सा? छप्पन अकाल, 1899। किसानों के पास खाने के खोपे पड़ रहे थे, वांदे पड़ रहे थे। अब खाने की दिक्कत हो रही है तो टैक्स कहां से दे? तो क्या करा, सामान्य टैक्स माफ कर दिया कि जब तक आपके हालात सही नहीं हो तब तक टैक्स आपको देना नहीं है। किसान का यार इतने भी बुरे तो नहीं है, भले ही सामान टैक्स माफ कर दिया। फिर 1906 में, सॉरी 1903 में, ये लिखिए पहले, ये लिख दिया कारण, अभी लिखिए, इसकी शॉट लीजिए, लिख दीजिए फटाफट। फिर लिखिए 1903। भाई 1899 में 56 अकल पड़ा, तो राजा और सामंत की इनकम पर प्रभाव पड़ा। फिर टैक्स आया नहीं तो इनकम पर प्रभाव तो पड़ेगा। तो 1903 में सामंत ने क्या करा, चौधरी कर लगा दिया। कौन सा? चौधरी कर। तो किसने लगाया था? रोशन सिंह ने। लड़कियों
शादी पर। अगर किसी के घर पर लड़की है उसकी शादी करनी होगी तो आपको सामंत को टैक्स देना पड़ेगा। ये कर 1903 में कृष्ण सिंह जी ने जनता पर लगाया था। अब 1905 में 200 लड़कियां कुंवारी कहाँ चले गए, लड़कियों को लेके किसान सामंत के पास कि अब इनका क्या करे, कि अब इनका क्या करे। आप तो कर लगा दिया, और कर कितना लगाया था, 5 रुपए, और कई किताब में 13 रुपए, जो ऑप्शन के अनुसार सुटेबल बैठे वो कर देना। तो दिक्कत ये आज के टाइम में मतलब अभी भी अपन लड़कियों को मतलब इतना, जहाँ सिटी में है लेकिन गाँव में आज भी लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाते। हाँ जो 85 किस्मत हो, भाग हो, तो तहसील की कॉलेज से कॉलेज मिल जाती है तो बीएससी बीएड वगैरह कर लेते हैं, लेकिन इतना नहीं है। कभी चोरियों को भेजा है, बीटेक कराई है, नहीं। क्यों? ये भी तो इन्वेस्टमेंट है एक प्रकार का। भले लड़के को करवाएंगे तो भले 10 हजार ले, लेकिन घर पे आएंगे। लड़की कोई बीटेक करके कहीं अच्छी जगह सेटल हो गई तो कहाँ घर पे थोड़ी आएंगे, वो तो दूसरे घर पे जाएंगे। तो अपन कभी गाँव में सुना कि मायरा हो रहा है, कि फलाने का छोटा मायरा है, या कहीं गाँव में देख लेना आप, गाँव में एक मतलब एक रूल्स है, किसी भी घर पे लड़की की शादी होगी तो गांव वाले वहां कपड़े जा कपड़े जो लिफाफा वगैरह लेके आएंगे, मतलब कुंवारी कन्या है, मतलब कुंवारी कन्या को देने से कुछ नहीं होता। तो मतलब हर गांव में आपको देख लें, गांव में कोई शादी होती है तो आपको मुंह में बोलते कि उनके घर पे शादी है लड़की की, जाके कपड़े वगैरह देके आना। तो उस टाइम कृष्ण सिंह जी ने 1903 में कर लगा दिया। कौन सा कर? चबरी कर। फिर अपन बात करते हैं 1905 में। 1905 में 200 लड़कियों को लेके क्या गए थे सामंत के पास। फिर 1906 में कृष्ण सिंह जी को औलाद नहीं हुई, कृष्ण सिंह जी की कोई औलाद नहीं हुई, तो गोद लाया जगने से किसको? पृथ्वी सिंह को। किसको लाया? पृथ्वी सिंह को। पृथ्वी सिंह को सामंत बनाया। तो पहले क्या था, सामंत जब मतलब कोई ठिकाने का सामंत बनता था ना, तो राजा को एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे कहते थे तलवार बंदई। कौन सा? तलवार बंदई। पृथ्वी सिंह। और इस कर को किस पर छोड़ दिया? जनता पर या किसान? ये टैक्स कौन देंगे? किसान देंगे। अब दिक्कत यूं थी, जगनेर से कृष्ण सिंह की कोई औलाद नहीं हुई तो पृथ्वी सिंह को जगनेर से गोद लिया। पृथ्वी सिंह ने कभी सपने नहीं देखे थे कि मैं सामंत बनूंगा, तो बन भी किया। तो इसको ये भी पता नहीं था, जितने पैसे देखे नहीं थे उतने तो उसने टैक्स दे दिया। 3-4 दिन तक बाबरे को नींद नहीं आई पृथ्वी सिंह जी को, मेरे पैसे लाओ मेरे पैसे लाओ। तो कहां से लाए? सभी देते, आपने कोई पहली बार दिया नहीं है, तो एक काम करो जनता से ले लो। तो तलवार बंदी कर 1906 में लागू नहीं करा, ये जनता पर लागू किया था। कब? 1906 में। जनता पर कब थोपा था? 1906 में। बाकी उससे पहले भी दे रहे थे। इसको एक नवीनीकरण शुल्क भी कहते हैं, नवीनीकरण या उत्तराधिकारी शुल्क, या उत्तराधिकारी शुल्क। इसको एक और भाषा में कहते हैं नजराना। क्या कहते हो? नजराना। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? हुक्मनामा या पेशकशी। महाराष्ट्र में इसको किस नाम से जानते हैं? पेशकशी।
एकमात्र रियासत तो ये टैक्स नहीं लेती थी, कौन सी थी? जैसलमेर। जैसलमेर ये टैक्स नहीं लेती थी, क्या उनके पास इतने आर्थिक स्रोत अच्छे नहीं थे तो ये टैक्स नहीं लेते थे। देखिए फिर लिखिए मुख्य नेता। प्रथम चरण में मुख्य नेता कौन कौन थे? तो लिखिए पहला ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण और प्रेमचंद बेल। ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण और प्रेमचंद बेल, ये नेता थे मुख्य नेता प्रथम चरण में। फिर ब्रह्मदेव और प्रेमचंद बेल को तो सामान्य निष्कासित कर दिया था। प्रथम चरण पूरा। अब लिखिए द्वितीय चरण। पढ़ेंगे द्वितीय चरण। द्वितीय चरण हेडिंग डालिए कब? 1915 से 1923। कब? 1915 से 1923। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का था यूपी का। कहाँ का था? यूपी का। यूपी में बुलंदशहर, जिसका नाम था खूब सिंह। क्या नाम था? खूब सिंह। खूब सिंह बुलंदशहर में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया करते थे। एक दिन आ गए अंग्रेजों की नजर में, तो भाग के कहा गए राजस्थान। कहा गए राजस्थान। उस टाइम राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की घोषणा की थी सचिंद्र सान्याल और राजबिहारी बोस ने। किसने? सचिंद्र सान्याल और राजबिहारी बोस ने। सशस्त्र क्रांति मतलब हथियारों के साथ क्रांति करेंगे। और राजस्थान में अपने इसकी कौन करे थे? गोपाल सिंह खरवा, जो काफी निवासी थे अजमेर के। और उनको कहा था भूप सिंह जी यही है, आए हुए हैं, तो और कोई दिक्कत हो तो उनसे आप संपर्क कर देना। अपने एक दिक्कत यूं थी कि अपने क्रांतिकारी को लड़के थे सब, स्कूल के टाबर थे, स्कूल के टाबर थे, इतनी मैच्योर गाइडेंस नहीं थी। एक बार खुदीराम बोस और प्रभु चंद्र को कहा कि जज को गोली मारनी। किसको? जज को। ठीक है। स्कूल की नेकर पहनी हुई थी, हाथ में दे दी बंदूक, जाके वहां बैठ गए। गाड़ी आएगी, गाड़ी में से एक जो उतरेगा वो जज है, उसको गोली मारनी है। ठीक है, मार देंगे। बच्चों का कालजे इतना होता है, जाके बैठ गए। अब देखा नहीं देखा, गाड़ी में से उतरा एक लेडी उतरी महिला और उसको मार दी गोली। देखे ही नहीं कौन उतरा है, महिला उतरी, गोली मार दी। फिर भाग के, भागना होता है खुले में, ये भाग के चले गए रेलवे स्टेशन पर। कहा चले गए? रेलवे स्टेशन। सामने खड़े थे पुलिस वाले, ये गोली दी, मार दी खुद को ही। अभी जोरावर सिंह को, जोरावर सिंह को गवर्नर को बम फेंकना है, लॉर्ड होस्टिंग। इतना बड़ा आदमी कब को है? छोटा सा काबुल का कालजे इतना होता है,
इतने बड़े आदमी पर बम फेंकना, लॉर्ड होस्टिंग बम फेंक दिया, फेंकना था कहीं गवर्नर पर फेंकना था और फेंक दिया कहीं और। दिक्कत यूं थी ना कि अपने क्रांतिकारियों को मैच्योर गाइडेंस नहीं थी। गाइडेंस देने वाला होता कोई तो एक आधा काम सफल था, देश आ जाता। अब देख सोच लो, गवर्नर पर बम फेंक दे, गवर्नर नहीं रहेगा तो क्या होगा, कोई खत्म है अंग्रेज। एक दिन ऐसा कैसा कोई पंजाब में आप लोग का मैटर हो गया, बच्चों बच्चों पे किसी बच्चे ने बंदूक निकाले का गोली ठोक दिया। लोगों ने कहा टाबरों के पास कैसे बंदूक आ गई, टाबर बंदूक लेके घूमे, कर दी अंग्रेज को शिकायत। टाबरों के पास बंदूक है, टाबरों ने उठाया और टेका जेल में। दूध लट मिले, भाई टाबर है, बोल दिया क्या कर रहे हो बंदूक से, कैसे सशस्त्र क्रांति। किसने कहा, तो राज बिहारी बोस और शशीन्द्र सानिया ने कहा कर रहे थे पूरे भारत में। और उस टाइम राजस्थान से दो जने गिरफ्तार, गोपाल सिंह खरवा और खूब सिंह लगा अजमेर के तोड़गढ़ जेल में दोनों को। फिर गोपाल सिंह ने कहा, खूब सिंह जी आज तो मरवा दिया, तो क्या हुआ, कूटेंगे कुत्तों की तरह। तो खूब सिंह जी ने कहा, डॉन को तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, डॉन को तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। फिर गोपाल सिंह खरवा ने कहा, अब तो नहीं कूटेंगे, इस मामले में तो इतना नहीं कूटेंगे जितना तेरे पुराने वाले मामले, दादी के, बापा के, तो बुआ के, इन मामलों में ज्यादा कूटेंगे। और खूब सिंह ने कहा, भागना आता है, ठीक है आता है, तोड़ करके दीवार कूद के भाग गए। अब खूब सिंह जी को तो सारी काटने का एक्सपीरियंस है, वो तो भागे गए साउथ राजस्थान में। क्या गए, साउथ राजस्थान में। और विजय गोपाल सिंह खरवा अजमेर में भाग गए, तो अजमेर तो अंग्रेजों के है। वहां से फिर गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में भेज दिया था। फिर देखते 1916 विजय सिंह पथिक कहाँ थे, बिजोलिया। उससे पहले ये ओचड़ी में उसमें स्कूल चला विद्या प्रचाराणी सभा, विद्या प्रचाराणी सभा कहने का स्कूल था, बाकी तो क्रांतिकारी का अड्डा। क्रांति कैसे करनी है, बंदूक कैसे चलानी है, बम कैसे फोड़ने हैं, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे बोलना है, सब इस स्कूल में सिखाया जाता था। विद्या प्रचार सभा का अधिवेशन था, वहां गए हुए थे साधु सीताराम दास, वहां गए हुए थे साधु सीताराम दास। लास्ट में भूप सिंह जी ने भाषण दिया, विजय सिंह पथिक ने, भूप सिंह ने नाम बदल के क्या रख दिया, विजय सिंह पथिक। पथिक जी ने भाषण दिया, लास्ट में साधु सीताराम दास वापस क्या बोलता है, तुझे यहाँ स्कूल में नहीं रहना चाहिए, तू चाहे बड़ा नेता बन सकता है। विजय सिंह पथिक के गंगाधरी शक्तिमान है, सिविल रिपोर्ट तो पूरी खराब है। तो क्या बिजोलिया में आंदोलन चल रहा है, तू चला जा, वाह आंदोलन ऊपर उठाना, बड़े लोगों में आंखों के सामने आएगा और तेरा नाम हो जाएगा। भूप सिंह जी का, विजय सिंह पथिक ने कहा, बस अब मैं भाई कर लेगा, बस इतनी इसकी भी चाहिए थी एक। फिर इनके साथ माणिक्य लाल वर्मा जो बिजोलिया में नौकरी करते थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ये भी चले गए विजय सिंह पथिक के साथ। अब पथिक जी ने माणिक्यलाल वर्मा को पूछा कि भाई कैसे चलाते हो आंदोलन, तो धाकड़ पंचायत है यहाँ, जो धाकड़ पंचायत कहती है वैसे कर देते। विजय सिंह जी पथिक को पता था कोई भी आंदोलन जातिगत नहीं चलता। भाई दिक्कत है, अगर धाकड़ जाति का, अगर धाकड़ जाति आंदोलन कर रही है ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब धाकड़ों से कोई किसी को दिक्कत होगी तो वो थोड़े आएंगे, धाकड़ों से किसी को दिक्कत होगी तो वो आंदोलन थोड़े आएंगे। तो विजय सिंह पथिक ने कहा एक सेवा समिति बनाई, एक संगठन बनाया, उपमार्ग पंच बोर्ड। कौन सा बनाया? संगठन बनाया जिसका नाम था उपमार्ग पंच बोर्ड। स्थापना 1927 ईस्वी। स्थान दरअसल दिन हरियाली अमावस्या। संस्थापक विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। अध्यक्ष किसको बनाया या सरपंच कह दो, मुन्ना पटेल। उपरनाथ पंच बोर्ड संगठन बनाया 1917 में। बेरिसल हरियाणा, बेरिसल कब? हरियाली अमावस को। अध्यक्ष विजय सिंह पथिक, संस्थापक विजय सिंह पथिक और अध्यक्ष मुन्ना पटेल। अब विजय सिंह पथिक को यह भी पता था कि टोकरे कोई सही से काम करेंगे नहीं। उनको तो एक ही पता है कि डीजे बंद करवाने हैं, टेक्यू करवाने हैं, क्योंकि दारू पी के नाचते, दारू पी के नाचने वाले तो जनरेटर भी नाच लेंगे। वो तो नाचने वाले तो एबीपी न्यूज पे भी नाच लेंगे, क्या दिक्कत है उनको चड्डे पहन करने के। अब चड्डे से उनको क्या लेने, जो नवरे काम होंगे वो वीडियो करेंगे, बाकी ढंग से काम करेंगे नहीं। तो फिर उसके बाद विजय सिंह पथिक ने एक सेवा समिति बनाई, उपमार्ग सेवा समिति। कौन सी? उपमार्ग सेवा समिति। ये क्या था? युवाओं का संगठन। क्या था? युवाओं का संगठन। आपको कहा जाए, एक तो आपके दादाजी को समझाना है और एक आपके 20 साल का कोई दोस्त है उसको समझाना है। तो आप किसको समझा पाओगे? करीब 20 साल के दोस्त को। अपने अपने से बड़े है ना, जो 40-45 साल से बड़े अपने, वो क्या उनका मतलब एक ही थॉट रहता है कि अपने से ऊपर कोई नहीं जाना चाहिए, मतलब अपने ऊपर अपने नीचे। वो तभी उनकी मनमानी करते हैं। तो विजय सिंह पथिक ने एक उपमार्ग सेवा समिति बनाई, जो युवा का संगठन। अब क्या है, युवा को रहना बहुत जरूरी है। आज भी कोई भी नेता आता तो कहता है कि मैं युवा हूँ, भले उसके थोड़ी दाढ़ी आई होगी, उससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन क्या कहेगा, मैं युवा हूँ। आप युवा का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, कहते हैं ना। दिक्कत यूं थी कि युवा युवा है ना, युवा को मतलब एक बुत बनाना बहुत आसान है, लेकिन उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो भाटी चौराहे पर चक्के बुला देंगे रात को। तो पूरे उनको तो बिजी रखना। तो एक पर्चा बंटवाया ऊपर मार का डंका, ऊपर मार का
डंका। टेम्पलेट बोला इन युवा को खर्चा है। विजुअल है कि हर गांव हर किसान को बांटना है। मुन्ना पटेल को कह दिया उनको दे दो एक एक गाड़ी बाइक और 50 रुपए पेट्रोल के, एक बीड़ी का बंडल और 2 तानसे। सुबह वो लोग 7 बजे जाएंगे, शाम को 7 बजे उनको वापस आना है। फिर थके हुए आएंगे, खाना खा के सो जाएंगे, फिर सुबह वापस। युवा को क्या कर दिया, यहाँ बिजी कर दिया। लेकिन दिक्कत एक थी, आंदोलन 1897 में चालू हुआ था, टाइम आ गया, अब 1917 चल रहा है। तो पहले भी तो मुन्ना पटेल बिजुली के कहीं बाहर से तो लाइन नहीं, तो करते तो ये भी तो कर लेते पहले। अगर आंदोलन पीक पे करना होता, पट्टन चरण में पीक पे आया था। फिर विजय सिंह पथिक को लगा कि लोकल लोगों से कोई नहीं होगा, तो एक राजपूताना मध्य भारत और राजस्थान सेवा संघ, इन दोनों को याद जोड़ा, नेशनल लीडर पार्टी को। फिर ये बना था 1918 में और ये बना था 1919 में। एक तो खुद ही संस्थापक विजय सिंह पथिक थे राजस्थान सेवा संघ के, और राजपूताना मध्य भारत अपने बजाज जी और विजय सिंह पथिक दोनों सहयोग में थे। यहाँ राजपूताना मध्य भारत की ओर से एक आदमी को भेजा, भवानी को। किसको भेजा? भवानी दयाल को। भवानी के दयाल के नेतृत्व में जांच आयोग आया। अब ये तो बना 1918 में और एक बना 1919 में। पटेल जी को पता था इससे कोई अभी अभी ना कोई इनका खौफ नहीं है, तो क्या करें अब। तो अमृतसर में राजपूताना मध्य भारत की मीटिंग थी। कहां पर थी? अमृतसर में। उसके साथ साथ वहां कांग्रेस की भी मीटिंग थी। किसकी? कांग्रेस की। तो वहां महात्मा गांधी और भारत गंगाधर तिलक वगैरह सब कांग्रेस का अधिवेशन था। एक बिल्डिंग पे, तो मतलब अमृतसर में एक बिल्डिंग पर राजपूताना मध्य भारत की और एक बिल्डिंग में इस साइड कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। तो जैसे फतेह जी बाहर आए और तिलक जी बाहर खड़े थे, तो किसको पूछा भगवान है, तो बाहर गंगाधर ने पूछ दिया, अरे सर कैसे हो, बढ़िया है, तो फोटो वोटो खींच लिया है। क्या आप यहाँ, क्या आपके बारे में बहुत सुना है। तो तिलक जी को बोला फतेह जी ने कि तिलक बिजुले के बालक लोग किसानों के साथ न्याय करो, परेशान है, कोई आपकी सहायता मिल जाती तो अच्छा रहता है। तिलक जी ने ठीक है। जैसे कांग्रेस का अधिवेशन चालू हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन का था अमृतसर में। किसका अधिवेशन? कांग्रेस का। जैसे अधिवेशन स्टार्ट हुआ, हेल्थ पे प्रस्ताव रखा, बिजुली वालों का सपोर्ट करना चाहिए। किसने प्रस्ताव रखा? प्रस्ताव रखा और एक इनके साथ थे केलकर, इन्होंने इस प्रस्ताव का सहयोग करा। लेकिन भाई साहब दो डॉन डेड गांधी जी और मदन मोहन मालवीय जी ने क्या कर दिया? विरोध, कि हम ये नहीं कर सकते। क्या आपको व्हाट्सएप वाले यही बताते कि गांधी जी कराते, इन्होंने विरोध कर दिया? रीजन पता नहीं है ना।
बकायदा स्टेटमेंट दिया था, गांधी जी ने बकायदा स्टेटमेंट दिया था कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से न कि राजा से, पहले अपन अंग्रेजों से बाहर निकालेंगे भारत से, फिर अपने वाले राजा उनके साथ क्या करना है अपन खुद देख लेंगे। भाई बात सुनना, ये अंग्रेज है, ये अपना राजा है, ये कांग्रेस 1945 तक अपने जवाहरलाल नेहरू यहाँ से चंदा लेके गए, प्रजामंडल में अपन देखेंगे तो ये अपने कांग्रेस की कमेटी है, ये राजा हो गए, ये अंग्रेज हो गए। अब इनका सीधा इनको भगाने का, तो अंग्रेज को भगा देंगे, फिर राजा का क्या करना है वो अपन बाद में देख लेंगे। फिर अगर अभी विजोरिया का सपोर्ट करें तो किससे दुश्मनी होगी, राजा से, और इनसे तो दुश्मनी यही है। तो ये राजा और अंग्रेज दोनों गिराने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ की शक्ति दो भागों में बढ़ जाएगी, एक तो इनको संभालने में और एक इनको संभालने में, दो भागों में शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए गांधी जी ने मना करा था। फिर तिलक ने विजय सिंह प्रतीक को बारह कहा तो बापू तो मना कर दिया है, लेकिन आप कहे तो हम महाराणा मेवाड़ को पत्र लिखते हैं। तो तिलक ने पत्र लिखा कि महाराणा विजय वालों के साथ थोड़ा देखो, ऐसे मत करो, छानबीन करो, ताकि जो है वो मैटर चलता हो यार, फालतू क्यों परेशानी करना किसानों को। तो ये लिखिए इतना, फिर अपन आगे ये लिख दिया था, ये लिखिए तो ये लिखिए यह अधिवेशन 1919 में हुआ था। अब किसी ने प्रत्येक जी से कहा कि बापू है थोड़े इमोशनल इमोशनल तो मान जाएंगे। प्रत्येक जी ने कहा ये तो हमारे वाला को अच्छी स्कीम है, अपने कभी दादा को देखा है ये पटवारी ऑफिस में तहसीलदार अपने कभी ये बाहर जी काम कर दो, तो अपने वाले को वो स्कीम बहुत अच्छे से आती थी। तो दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का कहा था, नागपुर। कहा था नागपुर। कब था, 1920 का अधिवेशन हो रहा है अभी कांग्रेस का, नागपुर। किसका, कांग्रेस का। किसका अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस का। कहा हो रहा है, नागपुर में। फिर प्रतीक जी आए बिजोलिया और 3 ग्रुपों को तैयार करा, चलो नागपुर घुमा के लाता हूं आपको। फिर प्रतीक जी ने कहा कोई नए धोतिया नहीं पहनेंगे, सब अपने जो रेगुलर है फाटोड़ के और दुनिया उसमें चलना है। तो ठीक है, तो 3 लोगों को तैयार किया, नाम लिखिए। कालू जी, कालू जी बा एक नंदू जी बा और एक गोकुल जी बा, तीनों को तैयार करा लेके नागपुर। समझा दिया उनको, एक बार आप बापू को जेल देना, एक आएगा उंगाड़ा सा आदमी हाथ में लकड़ी होगी, उसको एक बार आप जेल देना, ठीक है। फिर गए प्रतीक जी सामने वाले गली में खड़े हो गए। फिर जैसे गाड़ी आई बापू उतरे बाहर, क्या क्या कालू जी थोड़े आलू टाइप के आदमी थे, कालू जी थोड़े आलू टाइप के आदमी थे।
गोकुल जी को कहे, हे रे गोकुलिया, ये क्या हल्को सा दिखे, हवा टेकने टेक दो कैंपर में, इसको क्या मनाना है, हल्का सा दिख रहा है, कैंपर में टेक ले, गांव में देखेंगे क्या करना है इसके साथ। तो गोकुल जी ने कहा नहीं नहीं, जितना साहब ने बोला इतना करो। तो गांधी जी थोड़े उतरते थोड़े चले, फिर भाई एक गया, किसी ने टांगड़े पकड़े, किसी ने हाथ पकड़े, कोई रे किया बिजुलिया को हमें ना जो। गांधी जी ने कहा अरे ना जाए तो छोड़ो, धोतिये के बेल्ट नहीं होता, तो धोतिये के बेल्ट नहीं होता, थोड़ा दूर हटो फिर बताओ। ठीक है बाबूजी, जब आऊंगा थोड़ी दूर और दूर। बाबूजी कि आपको नोट्स किसने दिए, स्कीम किसने दी? ठीक है साहब, साहब क्या आपको बोला, उस लड़के को बोला तेरे को? ये सिंह ठीक गए, तुझे किसने बताया? सर अब हो गया, आपको मना ही लिया है। फिर गांधी जी ने कहा सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या गांधी जी ने कहा सपोर्ट बिल्कुल करेंगे, इमोशनल कर दिया, सपोर्ट करेंगे, लेकिन कौन सा करेंगे? अप्रत्यक्ष। कौन सा करेंगे? अप्रत्यक्ष। फिर प्रत्येक जी ने कहा इससे बढ़िया तो मत करो। उस टाइम आपको पता है, उस टाइम मतलब वो शर्टलेस सिक्स पैक्स वाला आदमी अगर किसी के साथ इस उस बार बोल दे होता, मैं बिजुलिया के साथ करा तो पूरे भारत की लंका लगा दे, इसमें डेढ़ की फैन फॉलोइंग थी। तो प्रत्येक दिन कहा कि भाई इससे बढ़िया नहीं होने का फायदा है, प्रत्यक्ष छूट तो हम भी जाएंगे कैसे? तो वहां से प्रत्येक जी वापिस आ गए, कोई जरूरत नहीं है अप्रत्यक्ष सपोर्ट करने की, करो तो खुल के करो, जनता के सामने आओ। तो ये लिखिए अपन अभी जितना पढ़ा है उसका कल अपन नोट्स लिख लेंगे। आज तक की क्लास यही मैं विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।